नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स से 3 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी 3 ही क्वेश्चन है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब यहां पे आपके पास प्रियम्बल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी। अब देखिए, आपको यह तो पता होगा कि प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी वगैरह के बारे में बात की गई है, सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई है, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी कहीं ना कहीं यही बातें की गई हैं। तो अगर हम इस चीज को देखें तो हमारा बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि प्रियम्बल तो इसमें इंक्लूड होगा ही। अब हमारी प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व नहीं होती है। अब देखिए, आपके पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। अब ये जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, या इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर ये इस चीज के बारे में बात करते हैं तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में इन चीजों के बारे में भी बात की गई है। अब आप 50-50 पे पहुंच गए हैं, यानी आपका सी ऑप्शन भी इलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात की जाए, आपके फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी एक दूसरे से लिंक्ड है। अब क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में जो चीजें देखने को मिलती हैं, वो चीजें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से यहां पर आपके तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं और आंसर बनता है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, आपको राइट टू प्रिवेसी के बारे में कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज फिर से एक क्वेश्चन है। अब यहां पे आपसे पूछा गया आर्टिकल 15। देखिए, आर्टिकल 15 तो कहीं ना कहीं आपके किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, रिलीजन, इस तरह की चीजों पे। तो कहीं ना कहीं आपका 15 तो नहीं हो सकता। अब बात की जाए आर्टिकल 19 की, तो यहां पर तो फ्रीडम है, तो यह भी नहीं हो सकता। अब बात की जाए आर्टिकल 29 की, तो यह कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो यहां पर भी नहीं हो सकता। इसका आंसर बनता है ऑप्शन सी। उसके अलावा अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप के.एस. पुट्टुस्वामी केस को पढ़ लीजिए। आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह कहा था कि राइट टू प्रिवेसी आपका आर्टिकल 21 के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है, a legislation which confer on the execution or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violate which of the following article of the constitution। अब देखिए, आपको यहां पर यह बताया गया है कि आपके यहां पर लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। अभी जो लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है? रूल ऑफ लॉ के ऊपर। अब यहां पे आपको यह देखना है कि रूल ऑफ लॉ इनमें से कौन से आर्टिकल के अंडर मेंशन है। पहली चीज तो ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी में आर्टिकल 44 बोला हुआ है, तो क्या ये आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है भी? अगर नहीं है तो ये तो ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो गया, क्योंकि जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, कहीं ना कहीं वो ही आपके लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंश्योर करते हैं। अब ये आर्टिकल 44 तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाता है। उसके अलावा जो आपका आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 तो आपकी रेमेडीज से रिलेटेड है। देखिए, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू करता है, बट ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लिमिटेड जिस प्रोविजन के अंडर आ रहा है वो है आर्टिकल 14 वैसे तो, बट हम एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 28 में तो हम बात करते हैं रिलीजन से रिलेटेड आपकी फ्रीडम से। कहने का मतलब जो आपके सेकुलरिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, वो आते हैं आर्टिकल 28 के अंडर। अब बचा क्या? आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में ही तो है आपका राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी के अंडर ही आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है रूल ऑफ लॉ का, और वहां पर ही आपका कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कौन सा? लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस वजह से आपका आर्टिकल 14 एक बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड by introduction of a bill in Lok Sabha only।
अब भैया यहां पे सिर्फ कह रहा है कि लोकसभा में ही आप बिल ला सकते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? क्या आपको यह पता है कि राज्यसभा में भी इन बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर आपको यह चीज पता थी तो आपकी पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंज इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेशन ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए, ऑल द स्टेट, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है आपके पास? मतलब 50% ऑफ द स्टेट का तो बात आपने सुनी होगी शायद, लेकिन क्या ऑल द स्टेट आपने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट सुना है? अगर आपने नहीं सुना तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरी भी गलत, तो आंसर बन जाता है नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि आपने यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। अब यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता इनकरेक्ट, तो कहीं ना कहीं दोनों आंसर आपके सही हो जाते तब, यानी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि तब आपसे पूछी जाती इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ क्या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को हमने जुडिशियल रिव्यू के प्रीव्यू से बाहर रख दिया? अब एक चीज बताइए कि जो चीज आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्या आप उसे वायलेट कर सकते हैं? अब अगर आपके पास इतनी समझ है तो आप कहीं ना कहीं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यहां पर मेरा फर्स्ट ऑप्शन गया, यहां पर मेरा सी ऑप्शन भी गया, तो अब मेरे पास 50-50 चॉइसेस हैं। अगला ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज बीइंग वायलेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब आपको यहां पे यह पता होना चाहिए था कि एनजैक क्या है, आपका 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इस चीज को स्ट्रक डाउन किया था, क्योंकि आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे जेपोडाइज हो रही थी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस वजह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। देखिए, यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मान लीजिए एक आर्टिकल है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब इसमें 3-4 प्रोविजन है, जैसे 1, 2, 3, 4। अब इनमें से जो आपके 3 एंड 4 हैं, वो कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को या आपके किसी फंडामेंटल राइट को। इस वजह से ये अभी हाल फिलहाल में अप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन जैसे ही ये वायलेशन खत्म होगा तो ये फिर से इन्फोर्स में आ सकते हैं। अब ये चीज कौन सी थ्योरी के अंडर मेंशन है, आपने ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का आखिरी क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। अब एक चीज बताइए, क्या ऐसी कोई चीज है? मतलब हाई कोर्ट तो कहीं ना कहीं आपके सभी सेंट्रल लॉ को देख सकता है। मतलब अगर उनमें कोई वायलेशन है तो सबसे पहले जाते कहां हैं? हम हाई कोर्ट ही जाते हैं ना। मतलब अगर मान लीजिए मेरा कोई एफआर वायलेट होता है, तो वहां पर मेरे पास प्रोविजन है आर्टिकल 226 के अंडर कि मैं हाई कोर्ट में जाके भी अपील कर सकता हूं। अब अगर मेरे पास ये पावर है तो कहीं ना कहीं आपके हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकते हैं सेंट्रल लॉ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे भैया, ये तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट देखने लग गई थी। पहले ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट इन चीजों में इंटरफेयर नहीं करती थी, बट पोस्ट इमरजेंसी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखती है, भली भांति हर चीज को इंसाफ के तराजू पे तोलती है। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल याद होगा एनजैक का, तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और इसको भी तो आपके सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया ही है। तो आपको अगर ये पता होता तो आप इस सेकंड स्टेटमेंट को भी गलत कर सकते थे, और आपका आंसर बन जाता नाइदर 1 नॉर 2। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।